और लंबित है 44। दूसरा है जैसलमेर, जिसके अंदर 294 कुल आवेदन थे प्राप्त हुए, 56 निस्तारित हुए और 238 लंबित हैं। और तीसरा है बालोतरा जिला, 7 आवेदन प्राप्त हुए और निस्तारित कोई भी नहीं हुए और 7 लंबित है। कुल आपके जो प्रश्न जो पूछा तीनों जिलों का एक समान, उसके अंदर 373 आवेदन प्राप्त हुए, निस्तारित हुए 84 और लंबित है 299। माननीय सदस्य जी, क्या यह सही है कि पाक विस्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं से परिचित नहीं होने के कारण आवश्यक कमी पूर्ति समय पर नहीं कर पाते तथा नागरिकता आवेदन पत्रों के निस्तारण में विलंब हो रहा है? यदि हाँ, तो विभाग जिला स्तर पर इस हेतु विशेष हेल्प डेस्क, सलाह केंद्र, नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारण का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, और नहीं तो कारण सदन मेज पर रखें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यहाँ पर सूचना फिगर्स भी हैं कि जो ये पूरे राजस्थान का मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। टोटल एप्लीकेशन रिसीव 2465, उसमें से सर्टिफिकेट्स इशूड आपके 350। आपके जो 2016 से 24 जो है सिटीजनशिप ग्रांटेड, अभी तक 2016 से 24 तक पूरे राजस्थान में 2329 हुई है। राजस्थान की जो पूरी पेंडेंसी है, टोटल पेंडिंग 1566 और उसमें से 300 जो हैं आईबी की रिपोर्ट के प्रति पेंडिंग है। माननीय सदस्य ने जो बोला उसके मैं ये बताना चाहूँगा, कलेक्टर्स जो हैं, कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है नए एक्ट के तहत कि वो ही जो है इसके इंचार्ज रहेंगे। और गृह विभाग ने कलेक्टर्स को चिट्ठी भी लिखी है और बोला कि इसके अंदर इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हर महीने कैंप्स रखे जाएंगे और जो प्रोसेस जो है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं माननीय सदस्य को मैं बता दूंगा कि 6B के तहत क्या क्या दस्तावेज चाहिए, बहुत कम चाहिए। और उसके बाद जो दूसरे सेक्शन 5 और 6 हैं उसके अंदर क्या क्या चाहिए आपको बता दूंगा। ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से जो माइनॉरिटीज़ जिसको गिना गया है उसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैनी, ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे 6 अपन ने कैटेगरीज दिए जिनको हम माइनॉरिटीज़ मानते हैं। और वो इंडिया में जो आ रहे हैं उनका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उनका वीज़ा वैलिड होना चाहिए और हम बिल्कुल इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे इनको प्रोसेस कर रहे हैं। जल्दी करें जी। श्री गणेश डोगरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। हो गया, उन्होंने उत्तर दे दिया, कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कलेक्टर के पास में पहले से खूब सारी पेंडेंसी रहती है, एक विशेष नोडल अधिकारी या जिला स्तर पर कुछ रखने का प्रावधान रखते हैं। बैठिए। प्रश्न संख्या 106। माननीय मंत्री जी। खंड 1। जी हाँ, परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणा पैरा संख्या 40 के द्वारा डूंगरपुर में जनजातीय नायक। अब प्रश्न उत्तर। नो। अगला प्रश्न हो गया, बैठिए। अंकित नहीं हो, बैठिए। किसी और को अनुमति नहीं है, विपक्ष के अलावा अनुमति नहीं है। अरे मैं पूछ लिया, दोनों आगे। संख्या 40 द्वारा मेरा काम है जनजातीय नायक डूंगर बगरडा स्मारक का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। विगत वर्षों में नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा धन माता की पहाड़ियों पर कराए गए विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का विवरण परिशिष्ट ऐप पे संलग्न है। खंड 2। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैंड के पास तिराहे पर राजा डूंगर बरंडा की प्रतिभा स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। प्रतिभा स्थापित किए जाने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों पर प्रचलित नियमों, दिशा निर्देशों के आधार पर निर्णित किया जाता है। खंड 3। जी हाँ, सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले में पर्यटक को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2024-25 के बजट संबंध में प्रस्तुत वक्तव्य के पैरा संख्या 53 के अंतर्गत आस्था केंद्र वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के विकास कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही परिवर्तित बजट 2024-25 के पैरा संख्या 40 द्वारा डूंगरपुर में शिल्प ग्राम बनाए जाने की घोषणा की गई। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूँगा
कि आपने ये घोषणा तो कर दी जनजाति नायक डूंगर बरंडा का स्मारक का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वहाँ क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग है, जो बस स्टैंड के पास तिराहा है वहाँ पर डूंगर बरंडा की मूर्ति की स्थापना की जाए। तो इसमें आपने लिखा है जी नहीं, तो क्यों नहीं वहाँ पर आप मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहते हैं? दूसरी है कि इसमें आपने कह दिया कि धनमाता की पहाड़ी पर पूरा विकसित हो चुका है, लेकिन वहाँ पर मौके पे जाके देखो नगर परिषद ने फर्जी बिल बनाकर फर्जी पैसा उठा लिया है, पर मौके पे कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पर। तो इसकी जांच होनी चाहिए। धनमाता जो हमारा डूंगरपुर राजा भील राजा था, उसके नाम से डूंगरपुर शहर बसा है, उसके नाम से डूंगरपुर जिले का नाम संस्थापक था डूंगर बरंडा भील। तो वहाँ पर धन की और काल की दो रानियां थी, वो वहाँ पर जोहर हुई। प्रश्न पूछे। प्रश्न यही पूछ रहा हूँ, वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, तो आप क्या विकास करना चाहते हैं या नहीं चाहते? और मूर्ति वहाँ पर तिराहे पे स्थापित क्यों नहीं करना चाहते हैं? और तीसरी बात है, उत्तर आने दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या सेकंड में बता दिया है कि अभी जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त अभी तक नहीं हुए, प्रस्ताव प्राप्त होने पर तिराहे के ऊपर देखा जाना पड़ेगा कि वहाँ पर जो है यातायात विभाग भी उसकी अनुमति देता है नहीं देता है, और उसके जो प्रचलित नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार इसकी जांच करवाकर और वहाँ पर प्रतिभा स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। और फिर सेकंड, जैसे इन्होंने पूछा है कि धनमाता क्षेत्र के अंदर, तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह नगर परिषद द्वारा वहाँ पर कार्य करवाए गए, और यदि वहाँ पर किसी तरह की कोई आपत्ति है यहाँ पर या वहाँ पर कार्य सही नहीं हो पाए हैं, तो निश्चित रूप से जो है उसकी जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा बजट घोषणा में बेणेश्वर के लिए घोषणा की है, तो इस बजट घोषणा में बेणेश्वर के लिए क्या करेंगे आप? कोई घोषणा नहीं है इसमें। दूसरी बात, देव सोमनाथ, जो एक रात में देव सोमनाथ मंदिर बनाए, उसके लिए भी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन जनजाति पर भारतीय जनता पार्टी ने बजट में कोई घोषणा नहीं की है। बैठिए। प्रश्न। अब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2022-23 के अंदर डूंगरपुर के लिए ये वांगा टूरिज्म सर्किट द्वारा डूंगरपुर बेणेश्वर धाम का विकास करने के लिए सिर्फ घोषणा की गई थी। इसके अलावा 2023-24 में जो 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, उसमें भी सिर्फ आचार संहिता के लागू होने के एक दिन पहले इन्होंने एनडीएफ जारी करी थी और संकल्प, और हमने जो अभी जो घोषणा की है 24-25 के बजट के अंतर्गत वोट ऑन अकाउंट के अंतर्गत, उसमें कार्यकारी जी एजेंसी भी हमने डिसाइड कर ली है राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा, और जो उसका स्थान है वो भी चिन्हित करके उसकी विस्तृत डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। अगला प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पुस्तक लिखा है बेणेश्वर के लिए, धर्मपाल बेणेश्वर के लिए गलत उत्तर दिया। मान्य बैठिए। दो हो गए, उत्तर आ गया। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 107। माननीय मंत्री जी। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर कृषि पर्यवेक्षकों के पदों एवं मुख्यालय का सृजन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक पद सृजित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि पर्यवेक्षक के 29 पद सृजित है तथा 3 पद रिक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1952 धारा 9 के अनुसार मंदिर माफी की कृषि भूमि पर काश्त करने वाले वास्तविक किसानों के नाम जमाबंदी में अंकित नहीं होने के कारण उन किसानों को सरकार द्वारा प्रदत्त विभागीय अनुदानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या राज्य सरकार ऐसे किसानों का नाम जमाबंदी में अंकित करने का मंशा रखती है, विचार रखती है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि इस चीज़ का हम परीक्षण करवा लेंगे और जिस तरीके से माननीय सदस्य ने चाहे उसकी जांच करवा करके उचित निर्णय लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक पूरक प्रश्न और है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, किसानों की मांग एवं आवश्यकता
फसल प्रबंधन हेतु क्या राज्य सरकार विधानसभा खेतड़ी ग्राम पंचायत स्तर में कृषि सेवा केंद्र व विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय या विज्ञान केंद्र स्थापना करने की मंशा रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व प्रश्न के अंदर भी मैंने बताया कि क्षेत्र की आवश्यकता और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर ये फैसले लिए जाते हैं। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने आवश्यकता जताई है, यदि वहाँ पर निरीक्षण करने पर उचित पाया जाएगा तो महाविद्यालय का बिल्कुल इस पर विचार किया जा सकता है। माननीय कहना चाहूँगा, कृषि से जुड़ा हुआ मामला है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार कृषि मंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार करने का विचार रखती छुट्टी पे है? वो छुट्टी बैठिए। श्री अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। श्री हरि सिंह रावत, मेरा निवेदन है, जोगेश्वर जी, एक व्यक्ति, जोगेश्वर जी, अरे ऐसा प्रश्न पूछेगा, माननीय सदस्य बचकाना प्रश्न पूछ रहे ये हैं। बोल रहे हैं मेरा एक निवेदन है। इसी सदन ने छुट्टी स्वीकार की है, इसे उस पर कोई प्रश्न नहीं आ सकता। माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत सम्मान करते हैं और ये बोलते थे हमारा धर्म है, आप तो बैठो, आपको क्या हो गया? मैंने हम इनको डिस्टर्ब नहीं करें, ये हमारा फर्ज है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता भी जरूरी हो तो ही बोले, हर बार बोले तो फिर उनका वो सम्मान हमसे रह नहीं पाता है। मैंने और हम किसी सम्मान नहीं दे। अब क्या ये गड़बड़ क्यों हुई है? क्या पड़ोसी आते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है? हो गया, चलो हो गया। अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। प्रश्न संख्या अरे छुट्टी है, गायब नहीं है। अजी माननीय सदस्य, अरे बैठो, अरे उत्तर मैंने दे दिया। माननीय, अरे संसदीय मंत्री जी, संसदीय मंत्री जी, अरे प्रश्न काल है। अरे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, 108। माननीय मंत्री जी इधर भी देखा करो। हाँ तो ये भी छुट्टी में, इसलिए ये प्रश्न का आपको प्रश्न पे पूछना था, इस पे बात नहीं आवश्यकता नहीं। हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं विधानसभा क्षेत्र भीम के कस्बे भीम जिला राजसमंद में वर्तमान में 100 शैय्याओं युक्त उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2023 में शैय्याओं की उपयोगिता दर BOR 69% ही रही है। राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 6/12/2019 को किसी भी जिले में पर संबंधित चिकित्सालय की शैय्याओं की उपस्थिति दर BOR 95% या उससे अधिक होने के नॉर्म्स घोषित किए गए थे। इसलिए उप जिला चिकित्सालय भीम को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, इन्हीं के नॉर्म्स के द्वारा एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 से एक अध्यादेश जारी हुआ है जिसमें लिखा है जिला चिकित्सा घोषित किए जाने के नॉर्म्स। उस नॉर्म्स के अनुसार हर नॉर्म्स मेरे फुलफिल करता है अध्यक्ष महोदय। जैसे इन्होंने लिखा है संविधान चिकित्सा कम से कम 150 बेड होना चाहिए, 150 बेड मेरा है। दूसरा इन्होंने लिखा है संबंधित चिकित्सालय लाभान्वित होने वाली संख्या 8 से 10 लाख है। मेरे 4 जिलों का संघ स्थलीय 8-10 नहीं करीब 15 लाख की पॉपुलेशन मेरे सराउंडिंग में होती है। थर्ड दूसरा इन्होंने लिखा है संबंधित चिकित्सालय से 70 किलोमीटर की परिधि में अन्य जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज नहीं होनी चाहिए। बारहवीं में एक भी नहीं है। और इसी प्रकार से है बालचंद पाड़ा जो बूंदी में है, उसे बालक तो है 12 और बालिकाएं 7। अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि इनमें सारे पद भर दिए जाएं। मुझे आपत्ति नहीं, मैं भरना भी चाहता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नामांकन कर देंगे जिस दिन, उस दिन हम इनके पद भर देंगे। माननीय सदस्य, हो गया। अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई। प्रश्न संख्या 110। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र फलोदी की 31 ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा संस्था विहीन है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार विभागीय मापदंड पूर्ण होने पर खोली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा
कि माननीय मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी ने बजट घोषणा 2024-25 में 500 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है, जिनमें आवश्यकता अनुसार फलोदी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में परीक्षण कराकर आवश्यकता अनुसार खोलेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, जहां पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत है वहां पर भवन निर्माण कब तक करा दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि फलोदी में जहाँ भी भवनों की कमी है उनको एक बार जांच करवा लेंगे और आवश्यकता अनुसार बजट की उपलब्धता के आधार पर इनसे राय करके आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता से इनके कार्य करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष, एक ही बार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को और मंत्री जी को कि आपने 108 की तर्ज पर हर पंचायत समिति में एक वैन भेजी है और उसके अंदर स्टाफ भी है और हर जगह जाकर के पशुपालक के घर पर जाकर के वो इलाज करती है। इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं, परंतु पिछले सरकार के दौरान जिस प्रकार से ये घोषणाएं हुई वो उस तरह की घोषणाएं थी कि कहते हैं एक शंख हुआ करता था, उस शंख से पूछते थे कि मुझे जितना दोगे उसके 10 गुना दोगे, तो मैंने वो संसदीय शब्द हटा दिया, वो सिर्फ शंख की बोल रहा हूं मैं। तो इन्होंने इस तरह से की, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा प्रश्न ये है कि इस प्रकार की घोषणाएं हैं तो स्वीकृत पदों को कब तक, अब उसमें आप लोगों ने कोई पद भी नहीं भरे थे, परंतु आपसे निवेदन करता हूं कि स्वीकृत पदों को कब तक भर दिया जाएगा, ये निवेदन है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने पूरे राजस्थान में उपकेंद्र खूब खोले। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जनता की सुविधा के लिए खोले। उपकेंद्र 2422 खोले, उपकेंद्र से चिकित्सालय में 325 कर्मोन्नत किए, औषधालय से 198 चिकित्सालय में कर्मोन्नत किए, पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में शितोत्तर किए और 10 को प्रथम श्रेणी से पॉलीक्लिनिक में किए। लेकिन इन्होंने उनके लिए भवनों का बजट का प्रावधान नहीं रखा। कई भवन आज भी खाली पड़े, बिना भवनों के वे केंद्र चल रहे हैं और ऐसे 900 शितोत्तर के ऐसे जो है केंद्र उपकेंद्र जहाँ पे पशुधन सहायक भी नहीं है और भवन भी नहीं है, कागजों में ही वो चल रहे हैं। तो इसके लिए हम निश्चित रूप से इसमें प्राथमिकता से काम करेंगे और इनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। प्रश्न संख्या 111। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष मेरे पास जवाब आ गया अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं पूरा सीधा पूरे प्रश्न पूछ। जो मेरी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें 2018-19 वित्तीय वर्ष से लेकर 2023-24 31 दिसंबर तक का विवरण है और उसमें मेरी जानकारी में आया है कि जो प्रायोरिटी एरियाज़ तय किए गए हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ हैं और कुछ है दूसरे अदर प्रायोरिटी एरियाज़। लेकिन जो फंड खर्च किया गया है हाई प्रायोरिटी एरिया में मुख्य रूप से पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, तो एनवायरनमेंट पे 2018 के बाद से 1 रुपया भी बाड़मेर में खर्च नहीं किया गया। स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार देने का जो हाई प्रायोरिटी क्षेत्र का विषय है उसमें भी मेरी जानकारी में अभी तक कोई काम पिछले 5 वर्षों में नहीं किया गया। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो 168 करोड़ 23 लाख की राशि प्राप्त हुई है पिछले 5 वित्तीय वर्षों में, तो क्या उक्त राशि का उपयोग तय प्राथमिकताओं में खर्च करने के मद के अलावा भी किसी और अन्य मद में किया? कांग्रेस का चाल चरित्र और कांग्रेस की रीति नीति संपूर्ण भारतवर्ष को और सनातनियों को पता है। जवाहरलाल। और आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर इस समय विधानसभा की कार्रवाई जारी है। जो आपने एक बात जो छिपाई है कि आपके कार्यकाल के अंदर इन्हीं के जिले के अंदर इन्हीं की विधानसभा और दूसरी में बहुत भारी राशि जो है वो ये खर्च कर नहीं पाए दवाइयों पे। इसके अंदर जो है करौली विधानसभा के अंदर 13 लाख वो पैसा बच गया।
यहाँ पर आपके इनके सपोर्टरा के अंदर लगभग 1 करोड़, टोडा भीम के अंदर 1,20,000, ऐसे जो है आपके करौली विधानसभा में 1,02,000, हिंडौन के अंदर 1,18,000, टोडा ये वर्ष बाय वर्ष जो है एक साल इन्होंने 1.25 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। तो इसका आपकी जो सूचना जो 3 महीने की मैं आपको आज ही दे दूंगा। मैं श्री मनोज कुमार, इसमें तो जवाब आया, आपने 0-0 बताया है। श्री मनोज कुमार, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, संख्या 115। ये गंभीर प्रश्न है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस योजना को आगे जारी रखना चाहती है? बैठिए। क्या सरकार इस योजना को आगे जारी रखना चाहती है या नहीं? सरकार बिल्कुल जारी रखेगी और इसको बेहतर करेगी। आपने जो चलाया प्रश्न संख्या 115। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा सादुलपुर की पंचायत समिति राजगढ़ में विगत 3 वर्षों के दौरान पंचायत समिति मद से नलकूप स्वीकृत किए गए हैं, जिनके स्थान का विवरण परिशिष्ट 1 के कॉलम संख्या 4 में अंकित है। खंड 2 जी नहीं, निजी खातेदारी भूमि में नहीं लगाए गए हैं। खंड 3 उक्त स्वीकृत 16 नलकूप में से 5 नलकूप पूर्ण हुए हैं, जो सभी क्रियाशील हैं। गारंटी अवधि में खराब हैंडपंप एवं नलकूपों को संबंधित कार्यकारी एजेंसी से ठीक करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये 16 नलकूप 3 वर्ष में स्वीकृत हुए, ये कब स्वीकृत हुए, कब वर्क ऑर्डर जारी हुआ, किस एजेंसी के नाम हुआ और कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया? क्या लंबे अरसे से पेंडिंग इनके खिलाफ जो भुगतान कर दिया गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं? माननीय मंत्री जी। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय,